नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर रूट की कैसी होती है, मोनोकोट व डाइकोट की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जड़ जो होती है वो अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जिसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते। इसके अलावा अंतिम शुरू पर रूट कैप भी प्रेजेंट होता है, जो कि हमने विभिन्न थ्योरीज में अभी पढ़ा, परंतु लेटरल अपेंडेजेस का अभाव होता है। नोड और इंटरनोड की अनुपस्थिति और लेटरल अपेंडेजेस की अनुपस्थिति के कारण से जो रूट की स्ट्रक्चर जो होती है वो तने की तुलना में काफ़ी सरल होती है, इजी होती है। प्राइमरी रूट के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम इसमें विभिन्न टिश्यू सिस्टम्स को हम देख सकते हैं, जिसमें सबसे बाहर की तरफ हमें ये दिखाई दे रही है एपिब्लेमा, उसके बाद है कोर्टेक्स, उसके बाद है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो इसको मुख्य रूप से हम जब टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं तो तीन भागों में डिवाइड कर देते हैं रूट को, जिसमें बाहर की तरफ कवरिंग यानी एपिब्लेमा, एपिडर्मिस जिसको हम बोलते हैं, दूसरा कोर्टेक्स और तीसरा होता है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिब्लेमा की। सबसे पहले प्रारंभिक इनिशियल स्टेज में ही एपिब्लेमा का फॉर्मेशन हो जाता है और एक ऑब्जर्वेटिव टिश्यू के रूप में काम करती है, और क्योंकि इस परत के ऊपर बहुत सारे हेयर्स पाए जाते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और जल व खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। और बाह्य त्वचा को हम एपिडर्मिस को हम राइजोडर्मिस भी बोल सकते हैं। पीलीफेरस लेयर पीली पाई जाती है इसके ऊपर, इसलिए पीलीफेरस लेयर भी इसको कहते हैं। जड़ में मूल रोमों का निर्माण किसके कारण से होता है? एपिब्लेमा की सेल्स के एक्सटेंशंस की वजह से होता है। और कुछ में प्लांट्स के अंदर जो रूट हेयर बनाने वाली सेल्स जो होती हैं अन्य सेल्स की तुलना में छोटी होती हैं, यानी जब रूट हेयर जो सेल बनाएगी वो अन्य सेल की तुलना में छोटी होती है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? ट्राइकोब्लास्ट। ऐसी सेल्स को हम ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। रूट हेयर के डेवलपमेंट के इसमें ट्राइकोब्लास्ट से एक छोटा सा उभार पैदा होगा, जिसको जो धीरे धीरे उस उभार में ही साइटोप्लाज्म और केंद्रक भी क्या ट्रांसफर हो जाते हैं। और जैसे जैसे रूट हेयर का डेवलपमेंट होता है, इसके साथ ही साइटोप्लाज्म सेल वॉल के नज़दीक आ जाता है और मध्य भाग में एक बड़ी सी रिक्तिका का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से जड़ के जिस क्षेत्र में रूट हेयर का डेवलपमेंट होता है उसको हम बोल देते हैं रूट हेयर जोन, जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे जड़ जमीन की तरफ बढ़ती जाएगी, रूट हेयर का जो क्षेत्र है उसमें भी, पोजीशन में भी क्या चेंज आता जाएगा। मुख्य रूप से कोरियर नामक साइंटिस्ट ने बताया कि रूट हेयर्स की जो सेल वॉल होती है वो पैक्टीन और सेलुलोज और कैल्सिफाइड सब्सटेंसेस के कारण से उनमें थिकनिंग पाई जाती है। जैसे जैसे रूट हेयर की ग्रोथ होगी और रूट हेयर के अग्र सिरे पर जो पैक्टीन और सेलुलोज के कंपोनेंट्स हैं उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है और ये कठोर हो जाता है। और कुछ प्लांट्स के अंदर तो रूट हेयर्स क्या होते हैं? परसिस्टेंट होते हैं, और जबकि कुछ प्लांट्स के अंदर वो बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं। जड़ जो है उसमें एपिडर्मिस जो है या एपिब्लेमा एक सुरक्षात्मक कवर के रूप में कार्य करती है। इस पर क्यूटिन का निक्षेपण भी पाया जाता है। कुछ प्लांट जैसे होते हैं, हमने पढ़ा इससे पहले भी, हेलोफाइट्स जो होते हैं जैसे राइजोफोरा में जड़ें जो होती हैं पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होती हैं, और भूमि की जड़ सतह से ऊपर की ओर आ जाती हैं, जिन्हें न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। इनकी बाहरी सतह पर छिद्र पाए जाते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं, जो शोषण में हेल्प करते हैं। एपिब्लेमा का मुख्य कार्य क्या है? सुरक्षा प्रोवाइड करना है और जल व खनिज लवणों का अवशोषण भी करना है। अधिकांश जो जड़ें हैं उनमें एपिडर्मिस जो है एक ही पंक्ति की पाई जाती है, लेकिन इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेज या स्टोमेटा तो पाए ही नहीं जाते। लेकिन कुछ प्लांट जैसे ऑर्किड में जो एपिडर्मिस जो होती है वो क्या होगी? मल्टीलेयर्ड होगी और इसमें विशेष प्रकार की सेल्स भी
पाई जाती हैं जो वाटर और एटमॉस्फेरिक वाटर का अब्जॉर्प्शन करती हैं, जिन्हें वेलामन लेयर कहते हैं। और ये वेलामन जो होती है हाइग्रोस्कोपिक होती है तथा कोर्टिकल सेल्स से जल के वाष्पीकरण को रोकने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम करती है। वेलामन सेल्स की भित्तियों में सेकेंडरी थिकनिंग पाई जाती है। इनके बीच में भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते। दूसरा है कोर्टेक्स। कोर्टेक्स जो कि ये चौड़ा क्षेत्र जोन जो दिखाई दे रहा है। अब रूट्स के अंदर जो कोर्टेक्स है पतली भीति युक्त कोशिकाओं का ही बना होता है। इसी किस प्रकार का डिपोजिशन नहीं पाया जाता। इनके बीच में छोटे छोटे इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जा सकते हैं। और जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनकी जड़ों में जो कोर्टिकल सेल्स जो हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है, एरनकाइमा पाया जाता है, एयर स्पेसेस पाए जाते हैं। और किसी प्रकार के क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना इसमें संभव नहीं है। इसी प्रकार से टीनोस्पोरा की एरियल रूट्स में कोर्टेक्स में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है टीनोस्पोरा के अंदर। लेकिन सामान्य जड़ों में कोर्टिकल सेल्स जो होते हैं स्टोरेज टिश्यू के रूप में ही कार्य करती हैं। जहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, जैसे मोनोकोट के अंदर हम बात करें तो वहाँ पर जो जड़ जो होती है उसमें स्क्लेन यानी मैकेनिकल टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, यानी स्क्लेनकाइमा डेवलप हो जाता है। इसके अलावा इनमें जैसे लेटेक्स है, रेजिन है, मिसिलेज है, लिपिड है और स्क्लेरेट्स भी उपस्थित हो सकते हैं। कोर्टेक्स का कार्य जो है क्या है, ये जड़ के खनिज लवणों और उनका स्थानांतरण में हेल्पफुल होता है। भोज्य पदार्थ जैसे अभी रेजिन टेनिन का संचय होता है। और जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं उनमें एरनकाइमा पाया जाता है जो फ्लोटिंग में हेल्पफुल होता है। इसी प्रकार से टीनोस्पोरा की एरियल रूट्स के अंदर क्या क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पाया जाता है जो फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है। इसी प्रकार से सेकेंडरी जो डाइकोट रूट्स जो होती हैं, ये डाइकोट रूट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसमें कोर कैम्बियम का फॉर्मेशन कोर्टिकल रीजन से ही होता है। जिन हर्बेसियस प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती वहाँ पर कोर्टेक्स में स्क्लेनकाइमा भी पाया जाता है जो मुख्य रूप से क्या करता है, जड़ों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। उसके बाद है एंडोडर्मिस। अभी हम यहाँ पर एंडोडर्मिस को देख रहे हैं, यहाँ एंडोडर्मिस को अपन देख रहे हैं। सबसे अंदर की परत जो होगी कोर्टेक्स के जस्ट बाद वाली अंदर की साइड, उसको एंडोडर्मिस कहते हैं। सामान्यतः क्लियर एंडोडर्मल लेयर पाई जाती है जिस स्टेम में नहीं होती क्लियर। और इनकी कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, बैरल शेप्ड होती हैं। इनमें सुबेरिन का डिपोजिशन पाया जाता है। और सबसे पहले डिपोजिशन टी आर कैस्पेरी ने देखा था, इसलिए इनको कैस्पेरिन स्ट्रिप्स भी कहा जाता है। और कैस्पेरिन स्ट्रिप्स को प्राइमरी सेल वॉल का ही एक हिस्सा माना जाता है। ये सुबेरिन युक्त होती हैं। और ये जो है यानी ये कहाँ पर पाई जाती हैं, डिपोजिशन जो है यह सभी सेल्स के ऊपर पाया जाता है, सिर्फ किसके सामने छोड़कर, प्रोटोजाइलम के सामने वाली सेल्स को छोड़कर। और जहाँ पर ये डिपोजिशन नहीं पाया जाता उन सेल्स को हम बोलते हैं पेसेज सेल्स, जो कि प्रोटोजाइलम के सम्मुख पाई जाती हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है डाइकोट रूट में तो वैसे ही प्रारंभिक अवस्था में एंडोडर्मल सेल्स में क्या अंततः विभाजन होते हैं और संख्या बढ़ जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे विभाजन होंगे इनमें संख्या बढ़ती जाएगी और बड़ी होती चली जाएगी। तो इस तरह से इसमें और द्वितीयक वृद्धि जब होती है तो धीरे धीरे ये कोशिकाएं नष्ट होती चली जाती हैं। इनका मुख्य काम क्या है, पहला काम तो क्या है, इनमें इसमें रूट प्रेशर को मेंटेन करना, यानी पानी इसके अंदर आ गया उसमें प्रेशर मेंटेन करना। दूसरा, पानी को बाहर जाने से रोकना क्योंकि कैस्पेरिन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं। तीसरा, इसके अंदर पानी बाहर से अंदर की तरफ भी आएगा क्योंकि इसमें पेसेज सेल्स भी पाई जाती हैं जो जल व खनिज लवणों को सुचारू रूप से सेंटर तक यानी जाइलम एलिमेंट्स के पास पहुंचाती हैं।
कुछ एंडोडर्मल सेल्स में स्टार्च ग्रेन्स भी पाए जाते हैं जो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में होते हैं। इसी प्रकार से है। उसके बाद एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर की तरफ लेयर होती है, उसको पेरिसाइकिल बोलते हैं। पेरिसाइकिल एक या दो या अधिक कोशिका परतों के रूप में हो सकता है। कुछ मोनोकोट्स के अंदर और जैसे पोएसी के अंदर यहाँ हम देख रहे हैं मोनोकोट रूट है, वो इससे पहले हमने डाइकोट रूट पढ़ी देखी, उसकी स्ट्रक्चर देखी। तो यहाँ पर कुछ में सामान्यतः जो पेरिसाइकिल होता है वो मल्टीलेयर्ड भी होता है, कहीं पर पेरिसाइकिल यूनिलेयर्ड भी पाया जाता है। इसी प्रकार से एंजियोस्पर्म्स के अंदर, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी जड़ों में जो पेरिसाइकिल होता है मल्टीलेयर्ड होता है। पेरिसाइकिल की सेल्स जो होती हैं वो पेरेन्काइमेटस होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और इनका जड़ का निर्माण प्रो एम्ब्रियो की सामान्य कोशिकाओं से होता है। और जैसे एपीएससी और एम्ब्लीफेरी फैमिली के मेंबर्स में पेरिसाइकिल में साइटोजिनस सेक्रेटरी कैनाल्स भी पाई जाती हैं। और कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे जनरली हाइड्रोफाइट्स के अंदर और जनरली पैरासिटिक प्लांट्स के अंदर जड़ों में पेरिसाइकिल अनुपस्थित भी होता है। तो अब पेरिसाइकिल के काम के बारे में हम बात करें तो पेरिसाइकिल के काम क्या हैं। जनरली कुछ प्लांट्स के अंदर पेरिसाइकिल जो है डाइकोट प्लांट में कोर कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ केस में वस्कुलर कैम्बियम के निर्माण में हेल्पफुल होता है। और दूसरा पेरिसाइकिल का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, लेटरल रूट्स का ओरिजिन करना। और पेरिसाइकिल आवश्यकता होने पर कोर कैम्बियम का भी डेवलपमेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद है वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। रूट में वस्कुलर बंडल हमेशा रेडियल प्रकार के होते हैं, यानी रेडियल, एक रेडियई पे ये होता है जाइलम, फिर यहाँ फ्लोएम या जाइलम या फ्लोएम, इस तरह से रेडियल वस्कुलर बंडल के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अर्थात जाइलम और फ्लोएम दोनों ऊतकों के समूह एक दूसरे के अल्टरनेट क्रम में पाए जाते हैं और अलग अलग या एक ही त्रिज्या पर स्थित होते हैं। यही नहीं, जाइलम ग्रुप जो है प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा हमेशा छोटे वाला और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होगा। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ, मेटाजाइलम सेंटर। ऐसे ही हमने डाइकोट रूट का भी देखा था, उसमें भी ऐसा ही होता है। और जिसमें ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एक्जार्क, जहाँ पर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ और मेटाजाइलम अंदर की तरफ हो तो उस कंडीशन को एक्जार्क कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है, लेकिन इनमें जाइलम की वेसल्स और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। जाइलम और फ्लोएम समूह की संख्या के आधार पर जड़ें अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे जहाँ पर ये आर्क हैं, गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 8 हैं ये, तो इसको हम बोलते हैं टेट्रार्क। ओक्टार्क बोलेंगे। तो जैसे या आर्क यानी भुजाओं की संख्या के आधार पर अगर ये 2 ही होती, 1 और 1 2, तो इसको हम बोलते हैं डाईआर्क। जैसे जनरली रेफेनस के अंदर, मूड़ी के अंदर ये पाई जाती है। जब 3 होती तो इसको ट्राईआर्क, जनरली पाइनस के अंदर। और टेट्रार्क ये 4 होती आर्क तो हम इसको बोलते हैं टेट्रार्क, जनरली हेलियांथस यानी डाइकोट्स के अंदर। इससे पहले हम देख के आए हैं, तो जनरली डाइकोट की जो रूट हमने इससे पहले देखी थी, वो डाइकोट की रूट में वही 4 टेट्रार्क कंडीशन पाई जाती है। 4 जाइलम्स में 4 गुच्छों में पाए जाते हैं, जैसे हेलियांथस का, साइसर का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसको ओक्टार्क भी बोल सकते हैं या हम पोलीआर्क कंडीशन, जो कि मोनोकोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी पोलीआर्क, बहुत सारी भुजाएं इसमें हैं तो पोलीआर्क होती हैं। यहाँ पर हमने देखा डाईआर्क से लेकर हेक्सार्क, ओक्टार्क यानी पोलीआर्क कंडीशन मैंने आपको बताई। कुछ प्लांट के अंदर जहाँ पर जैसे नीम्फिया की जड़ें हैं, उसमें जाइलम की संरचना विभिन्न प्रकार की होती है और उसमें एक्जार्क या एंडार्क कंडीशन हो सकती है। यहाँ पर एट्राआर्किक रूट्स पाई जाती हैं
इसी तरह से ऑर्किड्स की भी अलग प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, और जिसमें अनेक वस्कुलर बंडल्स अलग रूप से स्वयं को एंडोडर्मिस से घिरे हुए मिलते हैं, तो इसको पॉलीस्टिलिक कंडीशन भी बोल सकते हैं। कहाँ पर? इसमें ऑर्किड्स के अंदर, पामिकुल के प्लांट्स के अंदर। और हेट्रार्की कंडीशन किस में पाई जाती है? मुख्य रूप से नीम्फिया प्लांट्स के अंदर हेट्रार्की कंडीशन पाई जाती है। वस्कुलर बंडल में जाइलम में उपस्थित वे कोशिकाएं जो पहले परिपक्व होती हैं, ये सक्रिय होती हैं, और उसकी भित्तियां कुंडलित इनमें भित्तियों पर क्या डिपोजिशन भी पाया जाता है। और पेरिसाइकिल के इस प्रकार जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं, परंतु जाइलम के वे एलिमेंट या सेल्स जो भीतर की ओर मध्य भाग में होते हैं उसको मेटाजाइलम कहते हैं। और मेटाजाइलम की वेशल्स जो पिटेड होती हैं, अभी जाइलम, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम के बारे में हमने बात की, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम है। और इसमें जाइलम में दो प्रकार की वस्कुलर सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें या तो ट्रेकरी एलिमेंट्स होते हैं या वेसल्स, जबकि फ्लोएम में 4 नलिकाएं होती हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। और फिर उसके बाद सेंटर में पाई जाती है पिथ। पिथ है वो जनरली कैसी होती है? पैरेन्काइमेटस होती है, लेकिन कभी कभी स्क्लेनकाइमेटस भी पाई जाती है। और इसके अलावा कुछ सदस्यों में भी तो पिथ के स्थान पर केवल एक खोखली नली पाई जाती है, जैसे गेहूं के अंदर हम देखते हैं कि पिथ एब्सेंट होती है। डाइकोट प्लांट में जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के बाद ये जो पिथ जो है वो नष्ट हो जाता है। तो यहाँ हमने मोनोकोट और डाइकोट रूट को देखा। अब जहाँ पर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से डाइकोट और मोनोकोट की रूट की स्ट्रक्चर में हमने देखा ये एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, और फिर उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वस्कुलर सिस्टम इत्यादि हमने ये देखे। इसमें मोनोकोट की इसी प्रकार से मोनोकोट के अंदर हम देख रहे हैं, ये मोनोकोट की, पहले हमने डाइकोट की स्ट्रक्चर देखी, तो जिसमें दोनों में हम क्या डिफरेंस देख सकते हैं। डाइकोट रूट जो कि इससे पहले वाला डायग्राम था, उसमें कोर्टिकल रीजन बहुत कम चौड़ा था, और जिनकी सेल्स में क्या पाए जाते हैं? रेजिन, टेनिन और गोंद। लेकिन मोनोकोट में तुलनात्मक रूप से ज़्यादा चौड़ा है, और इसमें रेजिन और टेनिन नहीं पाए जाते हैं। और फिर कैस्पियन स्ट्रिप्स जो होती हैं डाइकोट के अंदर, वो वेल डेवलप्ड होती हैं और पेसे सेल्स कम पाई जाती हैं, जबकि जो यहाँ पर मोनोकोट रूट के अंदर कैस्पियन स्ट्रिप्स जो होती हैं क्लियर होती हैं, और मार्ग कोशिकाएं या पेसे सेल्स भी अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें डाइकोट में पेरिसाइकल का प्रमुख कार्य लेटरल रूट्स की उत्पत्ति के साथ साथ कोर कैम्बियम में वस्कुलर कैम्बियम के विकास में भी हेल्पफुल होता है। लेकिन मोनोकोट में पेरिसाइकल केवल लैटरल रूट्स का ही डेवलपमेंट करता है, कैम्बियम का निर्माण यहाँ पर नहीं होता। और डाइकोट रूट के अंदर जनरली डाई-आर्क से लेकर 1000 कंडीशन ही पाई जाती है, यानी 2 से 6 तक ही आर्क मिलती हैं, जनरली 4 मिलती हैं। लेकिन मोनोकोट में 6 से लेकर पोली आर्क कंडीशन मिलती है, यानी 6 से लेकर आगे 8, 10 इस तरह से मिल सकती हैं। फिर प्रोटोजाइलम जो सेल्स जो होती हैं डाइकोट के अंदर, वो पॉलीगोनल होती हैं और छोटी और संख्या में कम होती हैं, जबकि मोनोकोट के अंदर प्रोटोजाइलम सेल गोल होती हैं और संख्या में कम होती हैं। मेटाजाइलम सेल भी इसमें डाइकोट में पॉलीगोनल और कम चौड़ी होती हैं, जबकि मोनोकोट में ये गोलाकार और अधिक चौड़ी होती हैं। पिथ, डाइकोट में पिथ या तो क्या होता है, एब्सेंट होता है, या फिर बहुत कम विकसित होता है, क्योंकि वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ के कारण से पिथ धीरे धीरे सिकुड़ जाता है। यहाँ पर मोनोकोट में पिथ सुविकसित होता है, और डाइकोट रूट्स में वस्कुलर रेज जो होती हैं प्रेजेंट होती हैं,
और वेल डेवलप्ड होती हैं, क्योंकि वहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है और लेटरली वाटर का ट्रांसलोकेशन करना होता है। जहाँ पर जबकि मोनोकोट रूट में वस्कुलर रेज जो होती हैं अनुपस्थित होती हैं, वहाँ पर क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट होती है। इस प्रकार से हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट रूट एंड डाइकोट रूट और उनमें क्या डिफरेंस होता है उनके बारे में पढ़ा। थैंक यू।